तो आइए अब अगले सत्र में, अगले सेशन में टॉपिक देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर मूल्य। तो कोई भी व्यापार में पहलू आगे डालने के पहले एक चीज हमें समझनी होगी जिसका नाम है अवसर मूल्य। और अवसर मूल्य क्या होता है ये अब हम देखने वाले हैं। तो कोई भी व्यापार का आरंभ करने के पहले हमें इस बिंदु पर विचार करना होगा। अवसर मूल्य है कि इस व्यापार के अतिरिक्त यदि आप कोई और व्यापार करते हैं तो आप कितना धन कमा सकेंगे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास 12,000 रुपए हैं और ये पूंजी लगाने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। तो पहला विकल्प कि इसका प्रयोग एक व्यापार आरंभ करने के लिए आप लगा सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि इसको आप प्रतिवर्ष 6% के दर पर फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में जमा कर सकते हैं और साथ ही में मनरेगा स्कीम में 60 दिन काम कर सकते हैं। अब आप इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे निर्धारित किया जाए कि आपको कौन सा विकल्प यानी विकल्प 1 और विकल्प 2 इन दोनों में से कौन सा विकल्प लेना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप विकल्प 2 चुनते हैं तो आपको हर महीना 720 रुपया ब्याज कमाएंगे और मनरेगा से 9,600 रुपया मिलेगा। ये हम इस तरह से मानकर चल रहे हैं कि प्रतिदिन मनरेगा में 160 रुपया प्राप्त होगा। तो आपके साल भर का कुल आमदनी हुआ 720 को मिला के 9,600 यानी 10,320 रुपया। तो ये आपका प्रति वर्ष का अवसर मूल्य है अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं। तो यदि आपको लगता है कि 10,320 रुपए से ज्यादा आपका नया व्यापार आपको कमाई देगा जिसका आप आरंभ करेंगे, तो जरूर नए व्यापार का आरंभ कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो नया व्यापार आप शुरू करेंगे उससे जुड़े हुए जोखिमों को भी आपको पहले समझ लेना चाहिए। तो आइए इस पर थोड़ा और नजर डालते हैं, इस पे हम थोड़ा और विचार करते हैं। तो मान लीजिए कि व्यवसाय शुरू करने के पहले आपके पास विचार करने के लिए एक नया यानी तीसरा विकल्प भी सामने आता है। उस तीसरे विकल्प में यह है कि आप 6% प्रति वर्ष के दर से ब्याज देने वाली एफडी में 12,000 रुपए लगाएं और एक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करना शुरू करें, जिसमें आपको एक वर्ष में 60 दिन की गारंटी रोजगार 7 प्रतिदिन 300 रुपए मिलेगी। तो इसको अगर हम जोड़ लें यानी कि 60 दिन अगर आप 300 रुपए प्रति दर के हिसाब से काम करते हैं और 12,000 रुपए आपको एफडी के द्वारा मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, तो आपकी वार्षिक आमदनी हो जाती है 18,720 रुपए। तो अब सोचने का मुद्दा यह है कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे और ये विकल्प चुनने के लिए आप निर्णय किस आधार पर लेंगे या कैसे लेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये तुलना करने के लिए क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली तो यह है कि क्या होने वाली आमदनी बहुत अधिक होगी, यानी आप जिस स्वरूप से जिस विकल्प से आमदनी कमाने वाले हैं क्या वो बहुत अधिक आमदनी होगी। दूसरी चीज ये है कि क्या आपको नौकरी मिलने की गारंटी है। और
तीसरा पहलू ये है कि व्यवसाय के शुरुआत में लाभ कमाने की संभावना कितनी है या क्या है। तो नए व्यवसाय में लाभ कमाना आसान नहीं होता, क्योंकि एक व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए कई कारकों को एक साथ अच्छी तरह से काम करने की जरूरत होती है। इसीलिए एक व्यवसाय शुरू करने के पहले हमें हमेशा एक खतरा रहता है, और ये जोखिम या खतरा जो है, इसे व्यवसाय शुरू करने के पहले समझने की जरूरत है। तो किस प्रकार के बिजनेस होते हैं एक बिजनेस में, वो जरा देख लेते हैं। छोटे गांव में शुरू किए जाने वाले व्यवसायों में सबसे लोकप्रिय कौन से हैं? पहला तो है किराना की दुकान, फिर होता है रेडीमेड कपड़ों की दुकान, ब्यूटी सैलून, आटा चक्की, चाय की दुकान या मान लीजिए कैफे या रेस्तरां, टेंट हाउस, टेंट का बिजनेस, शादी के टेंट का बिजनेस, बेकरी और केटरिंग। अब इन सारे विकल्पों में से जिसमें से आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आपको ये देखना जरूरी है कि आपके गांव में क्या इस प्रकार के व्यवसाय पहले से ही चल रहे हैं। और इसी चीज को जानने से आपको ये पता चलेगा कि नया व्यवसाय के लिए भविष्य में आय के अवसरों की वास्तविकता क्या है। यानी क्या संभावना है कि नया व्यवसाय शुरू करने से इसमें आय आप कमा पाएंगे। तो 4C+E फ्रेमवर्क एक व्यवसाय की व्यावहारिकता को समझने में मदद करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि पहले ही हमने देखा है, इसको हम अवसर लागत कहते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि इसकी अलग अलग विकल्पों के द्वारा क्या हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एफडी वो एक विकल्प हुआ, नरेगा में काम करना वो हुआ दूसरा विकल्प, या निर्माण कार्य ये हुआ तीसरा विकल्प। और उसके नीचे और विकल्प अलग तरीके के ये हैं कि नया व्यवसाय शुरू किया जाए, या एफडी जमा करके नरेगा में भी काम किया जाए, यानी पहला और दूसरा विकल्प मिला के, और एफडी और निर्माण कार्य में काम किया जाए। तो इसमें जरा हम इन चार कारकों को देखते हैं। पहला तो है आय और लाभ की संभावना, निष्पादन में सहजता, विकास की क्षमता और अवसर संबंधी जोखिम। तो एफडी में आय और लाभ कम है, निष्पादन में आसानी है, विकास की क्षमता कम है और अवसर संबंधी जोखिम बिल्कुल नहीं है। नरेगा में आय और लाभ अच्छा है, निष्पादन की सहजता भी आसान है, विकास की क्षमता नहीं है और अवसर संबंधी जोखिम है लेकिन कम है। अब उसी प्रकार से निर्माण कार्य को देखते हैं। तो निर्माण कार्य में बहुत अच्छी आय या लाभ की संभावना है, इसमें निष्पादन की सहजता आसान है, विकास की क्षमताएं कम तो नहीं है लेकिन सीमित हैं, और अवसर संबंधी जोखिम जो है वो भी कम है। तो अब इन तीन विकल्पों को हम थोड़ा आगे के तीन हिस्सों में जोड़ मरोड़ के एक साथ लाके देखेंगे। तो एक तो पहला विकल्प ये बनता है कि हम अगर नया व्यवसाय या नया व्यापार स्थापित करते हैं तो क्या होगा। तो इसमें आय और लाभ की संभावना अच्छी है, निष्पादन में सहजता नहीं है तो इसलिए हमें ये कहना होगा कि ये मुश्किल है, और विकास की क्षमता काफी अच्छी है, लेकिन इसी के साथ साथ अवसर संबंधी जोखिम भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। अब एफडी और नरेगा को अगर इन विकल्पों को हम जोड़ के एक साथ करें तो इसमें आय के या लाभ की संभावना अच्छी हो जाती है। याद रखिए कि सिर्फ एफडी के वक्त ये संभावना कम थी, लेकिन इन दोनों को जोड़ देने की वजह से ये संभावना अच्छी है, निष्पादन में सहजता आसानी से हो सकती है
और विकास की क्षमता बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार अवसर संबंधी जोखिम भी जो है वो काफी कम है। अब मान लीजिए एफडी और निर्माण कार्य को अगर हम एक साथ निभाएं तो आय और लाभ की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है, निष्पादन में सहजता आसान है, विकास क्षमता मान लीजिए सीमित है, और अवसर संबंधी जोखिम जो है वो काफी कम है। तो मुख्य सोचने की बात यह है कि व्यापारी को व्यापार आरंभ करने के अवसर के मूल्य को समझने के लिए विभिन्न पहलुओं पर गौर करना चाहिए, और इन पहलुओं पर गौर किए बगैर उन्होंने नए व्यवसाय शुरू करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो आइए अब थोड़ा एक उदाहरण देखते हैं जिसमें हम अवसर मूल्य को समझने की और कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक छोटी दुकान शुरू की है जिसमें आप चाय बेचते हैं। चाय बेचने का समय आपका है सवेर से 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और फिर शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक। इसके अलावा जो आपके पास समय है वो सारा समय आप खेती में व्यतीत करते हैं, खेती पर खर्च कर देते हैं, और आपकी चाय की दुकान से हर महीने 10,000 रुपए की कमाई होती है। अब सवाल यह है कि फसल की कटाई होने वाली है और आपको खेत में सुबह से शाम काफी वक्त व्यतीत करना होगा। तो क्या आपको फसल की कटाई के दौरान अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए? ये अब सोचने वाली चीज हम आगे देखेंगे। तो फसल की कटाई के दौरान चाय की दुकान बंद करने का तर्क बनता है, लेकिन हमें कुछ बातें अवसर मूल्य के हिसाब से थोड़ी और सोचनी चाहिए, उनका विचार करना चाहिए। तो दुकान बंद कर होने के दौरान आपको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? यानी अगर आपकी दुकान जारी रहती तो जो आपकी कमाई होती वो जो आप खो देने वाले हैं उसका आपको आकलन करना होगा। फसल की कटाई के दौरान यदि आप खेत पर अतिरिक्त समय बिताएंगे तो उससे आपको कितना अतिरिक्त फायदा प्राप्त होगा ये भी आपको देखना होगा। और यदि कोई और दुकान चलाता है, यानी अगर दुकान बंद ना की जाए और आप किसी और व्यक्ति को ढूंढें जो आपको दुकान चलाने में उस वक्त मदद कर सके जब आप फसल कटाई के लिए गए हैं, तो उस व्यक्ति को काम सिखाने में आपको कितना समय लगाना जरूरी पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। तो इस प्रकार अवसर मूल्य के बारे में सिर्फ व्यापार आरंभ करते समय ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि व्यापार चलाते समय भी विचार करना चाहिए, खास तौर पर जो व्यापार मौसमी रूप के स्वरूप के होते हैं। तो आइए अब मुख्य बिंदु क्या है ये जरा देख लेते हैं। इससे पहले कि हम ये निर्णय लें कि व्यापार शुरू करना चाहिए या नहीं, या व्यापार फैलाना चाहिए या नहीं, हमें उस निर्णय के अवसर मूल्य पर और उसके विकल्पों पर विचार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अवसर मूल्य वह धन है जिसे हम व्यापार करने और अन्य अवसरों को न चुनने की वजह से छोड़ रहे होते हैं। आइए अब थोड़ा गौर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय ब्यौरे जो हैं उनका थोड़ा परिचय कराते हैं। तो जब हम मान लीजिए अपनी सेहत की या स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं तो स्वास्थ्य के प्रमुख सूचकों को दर्शाता है। डॉक्टर इसे पढ़ते हैं और हमारे शरीर की स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार से वित्तीय ब्यौरे हमारे व्यापार के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। हर व्यापार में ऐसा करने के लिए 3 ब्यौरे या स्टेटमेंट बनाए जाते हैं या जिनका प्रयोग किया जाता है। पहला तो है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या लाभ और हानि ब्यौरा। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट,
या जिसे हम नकदी प्रवाह ब्यौरा कहते हैं, और तीसरा है बैलेंस शीट। तो इन तीनों ब्यौरों के बारे में थोड़ा और संक्षिप्त में आगे जानते हैं। लाभ हानि ब्यौरे के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये क्या है। लाभ हानि ब्यौरा हमें ये चीज दर्शाता है कि एक निश्चित समय अवधि में व्यापार कितना लाभ या हानि कमाता है। आमतौर पर यह समय होता है 3 महीने की अवधि का, या कभी-कभी 1 साल भी होता है। और लाभ और हानि ब्यौरे का निर्माण करने के लिए हमारे पास व्यापार के आय और लागत के आंकड़े होने चाहिए, जो हम डे बुक और जो बाकी हम लेखा जोखा रख रहे हैं उस माध्यम से हमें ये जानकारी मिलेगी। नकद प्रवाह ब्यौरे का परिचय। तो नकद प्रवाह ब्यौरा क्या है? ये हमें एक निश्चित समय अवधि में व्यापार की नकदी स्थिति को समझने में मदद करता है। आमतौर पर ये हम 1 माह या 1 वर्ष के हिसाब से बनाते हैं। नकदी प्रवाह इस ब्यौरे में क्या बातें दर्शाई जाती है? एक तो यह है प्रारंभिक नकदी शेष, यानी उस अवधि के शुरुआत में व्यापार में कितना नकद रुपया है, ये दर्शाता है। उस अवधि में नकदी आगमन कितना हुआ, यानी कितनी कैश आपकी बिजनेस में प्राप्त हुई या आई। तीसरा, उस अवधि में नकदी निगमन, यानी बिजनेस से कितनी कैश बाहर गई, ये दर्शाता है। और आखिरी चीज, अंत में नकदी शेष, यानी उस अवधि के अंत में आपके व्यवसाय में कितने नकद पैसे बचे हैं, ये आपको नकद प्रवाह ब्यौरे के द्वारा पता चलता है। तो इसमें महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि अंत का नकदी शेष जानने के लिए हमें प्रारंभिक शेष और आगमन को जोड़ना होगा और उसमें से नकदी निगमन को निकालना होगा या घटाना होगा। इससे हमें अंत का नकदी शेष प्राप्त होगा। आइए थोड़ा गौर करते हैं कि नकद और लाभ, यानी जो हम कैश और प्रॉफिट कहते हैं, क्या ये एक ही हैं? नकद वो धन होता है जो व्यापार के पास होता है। ये नोट या सिक्के हो सकते हैं, या काफी बार ये वो पैसा है जो हम बैंक में जमा रखते हैं। लेकिन नकद और लाभ समान चीजें नहीं होती हैं। ये संभव है कि व्यापार में नकद हो लेकिन लाभ ना हो। यह भी संभव है कि व्यापार में लाभ कमाए लेकिन उसके पास नकद ना हो। इसे समझने के लिए हम दो सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, जो है लेखा प्राप्य राशि और लेखा देय राशि, जिसे हम रिसीवेबल्स और पेबल्स इस नाम से भी जानते हैं। तो व्यापार पर बकाया धन लेखा जो है उसे हम प्राप्य राशि कहते हैं, यानी जो पैसा ग्राहक से व्यापार व्यापार को आने की संभावना है उसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। ये आमतौर पर वो धन होता है जिसका भुगतान ग्राहकों ने उन उत्पादों की या सेवाओं के लिए नहीं किया है जो उसने खरीदी है, लेकिन ये पैसा वो बाद में लौटाने वाले होंगे। और व्यापार द्वारा किसी और पर बकाया धन लेखा देय राशि कहलाता है, यानी आमतौर पर वो धन होता है जो हम जिसका भुगतान व्यापार ने कच्चे माल की आपूर्तिकर्ताओं को नहीं किया है। आइए थोड़ा अब समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट व्यापार में हुए विभिन्न प्रकार के लेन देन की शेष राशि को दर्शाता है, जैसे कि नकद शेष, लेखा देय राशि, लेखा प्राप्य राशि आदि। तो ये सभी स्वामित्वों यानी संपत्तियों और दूसरे के सभी बकाया ऋण का एक सारांश है।
हमने देखा है कि लाभ और हानि तथा नकदी प्रवाह ब्यौरे सिर्फ एक अवधि के लिए होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट एक निश्चित दिनांक तक के लिए होती है। तो आइए थोड़ा गौर करते हैं सामान्य तौर पर किस प्रकार के बिजनेस हमें नजर आते हैं। जब हम अभी तक देखे गए सिद्धांतों को व्यापारों पर प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें आसानी से समझ सकेंगे। सबसे पहले हम कुछ सरल व्यापारों को परिभाषित करेंगे। इसके बाद हम उनके सामान्य व्यापारों की पहचान करेंगे जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल में हम सिद्धांत पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि इस सरल व्यापारों पर कैसे लागू किया जाए। हम ज्यादा व्यापारों को भी देख सकते हैं और अंत में हम अभ्यास के दौरान सरल व्यापारों पर इसे लागू करने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला उदाहरण व्यापार है रामू की टेस्टी चाय की दुकान। इसका मतलब ये उत्पादन करने वाला व्यवसाय है। तो रामू की चाय की दुकान हाईवे पर लगाई गई है। रामू एक ही व्यक्ति है जो ये दुकान का मालिक है, लेकिन वह ये दुकान में काम भी करता है और रामू चाय कॉफी बनाता है और उसके अलावा स्नैक्स भी बनाता है जो वह हाईवे पर आने जाने वाले यात्रियों को बेचता है। दूसरा प्रकार का बिजनेस है नमिता का ब्यूटी पार्लर, जो है सेवा प्रदान करने वाला बिजनेस। तो नमिता अपने गांव में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं। गांव में कई महिलाएं हैं जो शादियों और त्योहारों जैसे मौकों के लिए मेकअप करवाना चाहेंगी और नमिता ने मुंबई में रहने वाली अपनी आंटी से यानी चाची से मेकअप करना सीखा है। तीसरे प्रकार का बिजनेस है जो है क्रय विक्रय या ट्रेडिंग का बिजनेस, वो है कंकु की किराना दुकान। तो कंकु के बाजार में दुकान है जिसका किराया वो हर महीने भरती है, तो दुकान किराए पे है। वह शहर के थोक बाजार से चावल दाल साबुन पेस्ट बल्ब आदि इस प्रकार की सामग्रियां खरीद कर लाती हैं और वह इन चीजों को गांव की अपनी दुकान में लाने के बाद स्थानीय लोगों को ये पदार्थ बेचती हैं। और एक प्रकार का व्यवसाय है और ये सेवा और क्रय विक्रय का मिला जुला व्यवसाय है जो है सुंदरी गारमेंट। अब सुंदरी गारमेंट चलाने वाली व्यक्ति का नाम सुंदरी ही है और उसका व्यापार महिलाओं और स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए सलवार कुर्ता और स्कर्ट सिलना है। ग्राहक कपड़े खरीदते हैं और इसे दुकान पर लाते हैं। व्यापार धागे बटन आदि खरीदता है, यानी कि सुंदरी व्यापार धागे बटन खरीदती हैं और ग्राहक के माप के अनुसार कपड़े सिलती हैं। यह व्यापार कुछ रेडीमेड सामग्रियां भी खरीद कर रखता है, जैसे कि रुमाल नाइट गाउन आदि, जिसे वह ग्राहकों को बेचता है। अगला उदाहरण व्यापार है लीना का अचार और ये उत्पादन करने वाला व्यवसाय है। तो लीना का अचार का बिजनेस है। वह आम नींबू और मिक्स वैरायटी के अचार बनाती हैं। उदाहरण के तौर पे आम के मौसम की शुरुआत पर वे अपने पेड़ों से आम तोड़ती हैं और अन्य कच्चा माल खरीदती हैं, उसे अचार बनाने, फिर बोतलों और पैकेट्स में भरने में, फिर उन्हें सीलबंद करने में और लेबल लगाने में 1 महीने का समय लगता है। वह पूरे साल अचार की इन बोतलों को और कभी कभार खुला भी बेचती हैं।
और कभी-कभी जैम भी बनाती हैं। और एक उदाहरण व्यापार है माया का फलों की दुकान, माया की फलों की दुकान। तो ये भी ट्रेडिंग यानी क्रय विक्रय बिजनेस है। माया की एक फलों की दुकान है। वह थोक बाजार से फल खरीदती हैं और अपनी दुकान में उन्हें ग्राहकों को बेचती हैं। वो केवल केले खरीद और बेच रही हैं, लेकिन भविष्य में उनका व्यापार को और बढ़ा सकने का निश्चय है और अन्य फल और सब्जियां भी वो बेच सकती हैं। इस दुकान को उन्होंने किराए पे लिया हुआ है और इसका वो किराया अदा करती हैं। साथ ही में काम करने के लिए खुद को वो वेतन भी देती हैं। यानी माया इस व्यवसाय की ओनर भी हैं, मालिक भी हैं और वे यहाँ पे काम भी करती हैं। और एक व्यवसाय है अंजलि के साबुन का व्यवसाय, जिसमें वह साबुन का उत्पादन करती हैं। तो अंजलि एक छोटा व्यापार शुरू करना चाहती हैं जो साबुन बनाएगा और बेचेगा। तो यानी उत्पादन का व्यवसाय है। दुकान में काम करने वाली वो एकमात्र व्यक्ति हैं, यानी वो व्यवसाय में काम भी करती हैं और व्यवसाय की मालिक भी हैं। उन्होंने साबुन बनाने के बारे में एक सरल कोर्स किया है और वह स्थानीय क्षेत्र से कच्चा माल खरीदने, साबुन बनाने और फिर उन्हें बेचने की सोच रही हैं।